डियर एस्पायरेंट, वाइज प्रेप पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम मास्टरिंग डीडीए जेई सीरीज लेकर आए हैं और ये रहा आपका सीरीज 1 जो सवाल मैकेनिक्स पे है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए कौन सा साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल सही है? फर्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, अपहीवल, वेदरिंग, डिपोजिशन। सबसे पहले समझिए क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है हमारा? वेदरिंग होता है। सबसे पहले क्या होता है? वेदरिंग। वेदरिंग जो होता है हमारा वो क्यों होता है? वेदरिंग जो होता है हमारा वो होता है क्यों? वो होता है एक फिजिकल और एक होता है केमिकल एक्शन के कारण। फिजिकल एक्शन के कारण क्यों होता है? जैसे आप ऑल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन देख लीजिए, जिसमें क्रैक्स और फीसर्स में क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा, जिसके कारण क्या होगा? क्रैक्स माइक्रो स्केल से मैक्रो स्केल पे आएगा। बोरोइंग ऑफ एनिमल्स हो गया। केमिकल्स में क्या होगा हमारा? केमिकल एक्शंस होगा, जैसे हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन। ठीक है ना? ये सब क्या होगा? केमिकल एक्शन होगा, जिसके कारण क्या होगा? सॉइल वेदर्ड होगा, बड़े बड़ा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा और टूटने के बाद वो क्या होगा? इरोड होगा आगे की तरफ। क्या होगा? इरोड होगा आगे की तरफ हमारा। ठीक है ना? इसके कारण क्या होगा? हमारा इरोजन होगा। क्या होगा हमारा? इरोजन होगा, इरोजन ऑफ सॉइल होगा। जब सॉइल इरोड होगा तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, जैसे एयर, ग्लेशियर, रनिंग वाटर, लेक, लैकोस्ट्राइन सॉइल जिसको बोलते हैं हम लोग। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, सॉइल हमारा आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है, या सॉइल अपने पेरेंट रॉक के पोजीशन पे ही हमारा क्या रहेगा? पोजीशन को ऑक्यूपाई करके रखेगा। तो जो रॉक अपने पेरेंट पोजीशन को ऑक्यूपाई करके रखता है उस सॉइल को बोलते हैं हम लोग रेसिडुअल सॉइल्स और सेडेंटरी सॉइल्स। क्या बोलते हैं हम लोग? रेसिडुअल सॉइल्स और सेडेंटरी सॉइल्स। क्या बोलते हैं? रेसिडुअल सॉइल्स और सेडेंटरी सॉइल। रेसिडुअल सॉइल्स और सेडेंटरी सॉइल। अदरवाइज ट्रांसपोर्ट हो गया तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हमारा वेदरिंग आना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन है जहां सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा? सबसे पहले हमारा वेदरिंग आ रहा है। ये दो ऑप्शन है जहां सबसे पहले क्या आ रहा है? हमारा वेदरिंग। वेदरिंग के बाद अपहीवल। अपहीवल नहीं होता है। वेदरिंग के बाद क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्या होता है हमारा? ट्रांसपोर्टेशन। तो जब आपका यहां हमारा क्या होगा? वेदरिंग होगा विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कॉजेज। फिर क्या होगा हमारा? फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा। फिर क्या होगा हमारा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। और ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद मान लीजिए कि अगर यहाँ का सॉइल यहाँ आ गया तो यहाँ ऑलरेडी सॉइल केमिकल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ ऑलरेडी सॉइल क्या है हमारा? केमिकल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट होकर सॉइल क्या होगा? पहले कहीं जाकर कहीं क्या होगा? सेटल हो जाएगा, डिपोजिट होगा। अब भैया कहीं भी जाकर यहाँ का सॉइल यहाँ जाकर डिपोजिट हुआ तो यहाँ का सॉइल ऑलरेडी अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो यहाँ के सॉइल को यहाँ आने से फॉरेन मटेरियल आने से यहाँ के सॉइल को क्या होगा? इसका केमिकल सॉरी यहाँ इसका फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। वी कैन से दैट इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब होगा। जब इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो ये वाला बोलेगा इस सॉइल को कि तुम आगे की तरफ जाओ, ये वाला सॉइल बोलेगा इस सॉइल को तुम आगे की तरफ जाओ। तो क्या होगा? दोनों में उखाड़ फेंक होगा। तो क्या बोलते हैं? अपहीवल। तो क्या होगा हमारा?
अपहीवल होगा। क्या होगा हमारा? अपहीवल ऑफ सॉइल मास। सो इसी अपहीवल के बाद सॉइल क्या हो गया, फिर से आगे जाएगा, ठीक है ना, फिर से डिपोजिशन होगा, फिर से क्या होगा, वेदरिंग होगा। सो एक तरह से हमारा वेदरिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन, डिपोजिशन के बाद अपहीवल। क्या होगा हमारा? अपहीवल ऑफ सॉइल मास, ठीक है ना। ये रहा हमारा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकंड क्वेश्चन बोलता है हमारा, ए सॉइल सैंपल हैज ए बल्क डेंसिटी ऑफ 21 किलोन्यूटन मीटर पर किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। ध्यान रखिए, बल्क डेंसिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमारा? बल्क डेंसिटी। क्या दिया हुआ है? बल्क डेंसिटी। और वाटर कंटेंट दिया हुआ है 8%। ड्राई डेंसिटी पूछ रहा है। बेसिक फॉर्मूला है कि गामा डी जो होता है हमारा, वो गामा टी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू वाटर कंटेंट है। गामा टी बल्क डेंसिटी क्या है हमारा? गामा टी है। ये क्या है? डब्ल्यू है। सो ये 21 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.08 दैट्स इक्वल टू 19.44 किलो न्यूटन पर मीटर। बेसिक क्वेश्चन है, ये भी आपका हो गया। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग क्या? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के पहले हम लोग आपसे आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं कि हमारा एसएससी जेई 2023 के लिए 1 ईयर लाइव टर्बो बूस्ट प्रिपरेटरी प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है अपने ऐप पे, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बोथ इन एंड्रॉइड एज वेल एज आईओएस वर्जन। इसका फीस है हमारा 14,990। लेकिन हमने एक एनजीओ के साथ पार्टनरशिप की है, मेमोरेंडम साइन किया है, जिसमें हम पहले 100 बच्चों को 90% स्कॉलरशिप देंगे और 1499 क्या है रुपया बस हो रहा है, जिसमें आपका कॉम्प्रिहेंसिव लाइव कोर्स, 1+2 वॉच टाइम आवर्स, two-way interaction in the form of chat as well as verbal or audio we can say, all India test series, quizzes, assignments, materials both online and offline. PYQ will be sent offline, some books will be sent offline. You have to download the app from your Play Store and you have to use this coupon. This coupon will be mentioned over there. Okay. So जल्द से जल्द करें, लिमिटेड सीट्स हैं, मोर देन 50% सीट्स फुल हो चुकी हैं। सो वंस 100 स्टूडेंट्स की एडमिशन हो जाएगी, आफ्टर दैट आपको पे करना होगा 14,990। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, which one of the following expresses the degree of disturbance of undisturbed clay sample due to remolding? सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि रीमोल्डिंग मतलब क्या होता है। रीमोल्डिंग मतलब क्या होता है? रीमोल्डिंग मतलब क्या हुआ कि कोई भी अनडिस्टर्ब सॉइल है या कोई भी नेचुरल सॉइल है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो मॉडिफाई हो गया है या उसमें चेंजेज आ गया है। मॉडिफाई हो गया, उसमें चेंजेज आ गया है। So we can say that remolded soil is what? It's nothing. It's just the another synonym of disturbed soil, opposite of undisturbed soil. Okay. Degree of disturbance. तो सबसे पहले आता है हमारा थिक्सोट्रोपी। थिक्सोट्रोपी क्या होता है? आपको पता है कि सॉइल में जो स्ट्रेंथ होता है हमारा, वो लॉस हो जाता है। क्यों? ड्यू टू रीमोल्डिंग। क्यों ड्यू टू रीमोल्डिंग सॉइल में स्ट्रेंथ लॉस होता है? क्यों होता है? क्योंकि आपका सॉइल का अगर रिमोल्डिंग कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो सॉइल का क्या हो रहा है? चेंजिंग इंटरनल स्ट्रक्चर, चेंजिंग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और साथ साथ जो आपका यहां दिया हुआ है क्या? क्ले सैंपल, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ही हमारा ये एप्लीकेबल है। तो क्ले सैंपल के पता है फाइन ग्रेन सॉइल का स्पेसिफिक सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो प्रीडोमिनेंट रोल करता है इन डिसाइडिंग द बिहेवियर ऑफ द सॉइल। तो क्या होता है हमारा कि उसके सरफेस पे वाटर एब्जॉर्ब रहता है, जिसको बोलेंगे एडजॉर्ब वाटर। क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे एडजॉर्ब वाटर। क्या बोलेंगे हम लोग उसको बोलेंगे एडजॉर्ब वाटर। ध्यान रखिएगा। तो जो एडजॉर्ब्ड वाटर रहता है हमारा, उसमें भी क्या होता है हमारा? एडजॉर्ब्ड वाटर में भी क्या होता है हमारा? एडजॉर्ब वाटर में भी हमारा क्या होता है? हमारा चेंजेज आता है। क्या आता है हमारा? चेंजेज आता है। डिस्टर्बेंस
जो क्रिएट करेगा हमारा, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टर्बेंस caused by water molecules, disturbance caused by water molecules of absorbed water, of adsorbed water, disturbance caused by water molecules of adsorbed water। अब क्या होता है हमारा, लेकिन अगर हम रिमोल्डेड सॉइल को, आप देखते हो घर भी बनता होगा तो एक्सकैवेशन करते हैं हम लोग फाउंडेशन के लिए, कुछ दिन के लिए फिर यूं ही एक्सकैवेटेड सॉइल को छोड़ देते हैं, क्योंकि विद द पासेज ऑफ टाइम क्या होता है कि अगर आपका टाइम पास हो रहा है और सॉइल अपना मॉइस्चर लॉस नहीं कर रहा है, सो वी कैन से दैट इफ द रिमोल्डेड सॉइल को छोड़ दे रहे हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट विदाउट एनी लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस नहीं होना चाहिए, तो कुछ समय के बाद अपना खोया हुआ स्ट्रेंथ वो कुछ फिर से वापस पा लेता है, अपना खोया हुआ स्ट्रेंथ वो फिर से कुछ वापस पा लेता है। ध्यान रखिएगा, जब वो अपना खोया हुआ स्ट्रेंथ फिर से कुछ वापस पाएगा तो सॉइल, उस सॉइल के उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं थिक्सोट्रोपी इफेक्ट या थिक्सोट्रोपी हार्टली। ओके, so thixotropy is nothing but it is just the regain of the disturbed soil or remolded soil with the passage of time, with the passage of time। क्लियर है ना, इसी को बोलते हैं थिक्सोट्रोपी। तो आंसर थिक्सोट्रोपी ही होगा, लेकिन और क्यों आंसर नहीं हो रहा है वो भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। डायलेटेंसी, डायलेटेंसी क्या होता है, अगर आप सॉइल पे शेयरिंग एक्शन लगा रहे हैं तो सॉइल में वॉल्यूम चेंज आएगा, तो सॉइल में अगर वॉल्यूम चेंज आ रहा है ड्यू टू द एक्शन ऑफ शेयरिंग स्ट्रेसेस तो उसी को बोलते हैं डायलेटेंट सॉइल या एक्सपेंड करना, ठीक है ना। तो इसको शियर स्ट्रेंथ में पढ़ते हैं डायलेटेंट सॉइल, इसको बोलते हैं डायलेटेंसी, ये होगा नहीं। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होता है बताइए आपको, सेंसिटिविटी इज द रेशियो ऑफ द सेंसिटिविटी। व्हाट इज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होता है हमारा, पढ़े ही होंगे सेंसिटिविटी, the ratio of the unconfined compressive strength of remolded soil by unconfined compressive strength of undisturbed soil। Got it? प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या है हमारा, प्लास्टिसिटी जो है हमारा वो एक सॉइल का बिहेवियर है जिसमें सॉइल प्लास्टिक बिहेव करता है, या हम बोलेंगे कि सॉइल का हम लोग डिफॉर्मेशन कर सकते हैं विदाउट एनी क्रिएटिंग फ्रैक्चरिंग इट, विदाउट एनी क्रिएटिंग क्रैकिंग इट। सो द प्रॉपर्टी बाय विच सॉइल कैन डिफॉर्म विदाउट क्रैकिंग और फ्रैक्चरिंग और रप्चरिंग, विदाउट क्रैकिंग, रप्चरिंग, विदाउट क्रैकिंग, रप्चरिंग और क्या बोलेंगे, क्या बोला मैंने, विदाउट क्रैकिंग, रप्चरिंग और फ्रैक्चरिंग, ठीक है ना। तो क्या हमारा डिफॉर्म, तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्या है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये क्या होता है हमारा, ये होता है एयर कंटेंट। परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉइड डेंसिटी कोई एक टर्म नहीं होता है, वॉइड डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट एक टर्म होता है जिसको हम लोग अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी नहीं पढ़ते हैं, वॉइड डेंसिटी कॉन्ट्रास्ट, ये नहीं पढ़ना है। पोरोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। परमेबिलिटी क्या है, सॉइल इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है जो बताता है कि किसी भी सॉइल के वॉइड से, पोर से पानी कितना आसानी से पास कर सकता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर आएगा हमारा एयर कंटेंट। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोमीटर नॉट इज यूज्ड फॉर, हाइड्रोमीटर नॉट इज यहाँ आएगा, इज नॉट यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, देखिए यहाँ लिक्विड्स है, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल और सॉलिड्स के लिए पिक्नोमीटर यूज करते हैं, क्या करते हैं,
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल और सॉलिड्स के लिए क्या यूज करते हैं? पिक्रोमीटर यूज करते हैं। व्हाट इट तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं। यूज डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए भी यूज करते हैं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल के लिए भी यूज करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। जिसमें हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ वो क्या रहता है? कैलिब्रेटेड रहता है। इसमें 3 तरह कनेक्शंस भी पढ़ते हैं, मेनिस्कस करेक्शंस, डिस्पर्सन एजेंट करेक्शंस और टेम्परेचर करेक्शंस, एंटीफ्लोकुलेटिंग करेक्शंस भी पढ़ते हैं। टर्बिडिटी ऑफ वाटर के लिए यूज नहीं होता है। क्यों? टर्बिडिटी ऑफ वाटर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ना है और टर्बिडिटी ऑफ वाटर हम लोग यूज करते हैं टर्बिडिटी मीटर्स या टर्बिडिटी रॉड्स, नेफ्लोमीटर्स, बेलिस टर्बिडिटी मीटर्स, टर्बिडिटी रॉड्स, रेशियो टर्बिडिटी मीटर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब करती है, नेफ्लोमीटर्स। The core cutter method is used for the ध्यान रखिए, नाम ही है कोर कटर। अब मान लीजिए आपको कोर कटर अगर हम हार्ड सॉइल में इंसर्ट करने के लिए कहेंगे, इवन डॉली ऊपर से ठोक के भी, तो ब्लेड्स का टूटने का डर है। इसका मतलब साफ से पता चल रहा है अगर ब्लेड है तो यहाँ मुझे क्या चाहिए? सॉफ्ट सॉइल चाहिए, मतलब क्ले सॉइल। सॉफ्ट क्ले सॉइल चाहिए, ठीक है ना? तो ग्रेवल पार्टिकल्स होगा नहीं, क्योंकि हम लोग स्टोन हो जाए। जो कोर कटर मेथड है, ध्यान रखिएगा, नॉट यूज्ड फॉर ग्रेवल सॉइल, स्टिफ क्लेज, ठीक है ना? नॉट यूज्ड फॉर ग्रेवल सॉइल, स्टिफ क्लेज, और ये भी नहीं होगा। सैंडी सॉइल्स के लिए हम लोग कोर कटर यूज नहीं करते हैं। सैंडी सॉइल्स के लिए हम लोग इन सिटू यूनिट वेट निकालने के लिए सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है हमारा, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा? सॉफ्ट क्लेज। नेक्स्ट है हमारा, हमने एक टाई अप किया है एनजीओ गौरव सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के साथ, जिसमें हम पीएससी, गेट, एसएससी, जेई और पीएससी की तैयारी के लिए 100% तक स्कॉलरशिप दे। So we are also going to launch our GATE and engineering services batch soon, within 1 or 2 days. So stay tuned. Download our app from our Play Store. Next question है, liquid limit determined on soil fraction passing through. ध्यान रखिएगा, पासिंग थ्रू लिक्विड लिमिट जो है हमारा, ये आपका इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल का वन ऑफ द पैरामीटर है, जो कंसिस्टेंसी इंडेक्स में आता है, ठीक है? तो इन लिक्विड लिमिट जो होता है हमारा, वो जनरली किसके लिए हम लोग बोलते डिफाइन करते हैं? फाइन ग्रेड सॉइल के लिए। किसके लिए? फाइन ग्रेड सॉइल। और फाइन ग्रेड सॉइल वो सॉइल होता है जो 0.075 mm से क्या हो जाए? पास कर जाए। क्या हो जाए हमारा? पास कर जाए। सो कैसेग्रेंडेज लिक्विड लिमिट कैसेग्रेंडेज apparatus, cone penetrometer apparatus, so these two are defined for these two instruments are used for determining the liquid limit of the soil. तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.075। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा 4.75 mm से जो पास कर जाता है उसको बोलते हैं फाइन ग्रेन सॉइल भी बोलते हैं और साथ साथ सैंड भी बोलते हैं। 0.002 mm से जो पास कर जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्ले। इसमें सिल्ट नहीं आएगा, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल हम लोग क्ले के लिए भी यूज करते हैं और सिल्ट के लिए भी यूज करते हैं। और 0.425 mm से जो पास कर जाता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मीडियम कोर्स ग्रेन, सॉरी मीडियम सैंड प्लस फाइन सैंड फाइन सैंड भी आ जाएगा इसमें, मीडियम सैंड भी आ जाएगा, क्ले भी आ जाएगा और साथ साथ सिल्ट भी आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्ले और सिल्ट के लिए लिक्विड लिमिट निकालते हैं, फाइन सैंड और मीडियम सैंड के लिए निकालते हैं, इसलिए आंसर क्या आएगा? 0.075।
So next question है the coefficient of permeability. Coefficient of permeability does not depends upon. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछता है permeability. तो एक इक्वेशन याद करना है, तो क्या बोलते हैं, कॉजनी करमान इक्वेशन, कॉजनी करमान इक्वेशन बोलते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। क्या बोलता है ये बोलता है k is equal to gamma w upon cs. cs क्या हो गया हमारा, शेप फैक्टर, क्या हो गया हमारा, शेप फैक्टर, म्यू एस स्क्वायर पी स्क्वायर ई क्यू अपॉन 1 प्लस ई, व्हाट इट 1 प्लस ई। गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, क्या है यूनिट वेट ऑफ वाटर। सी एस क्या है हमारा, शेप पैरामीटर, क्या है हमारा, शेप पैरामीटर, जो ठीक है ना, क्या है हमारा, शेप पैरामीटर। ग्रेनुलर्स वाले के लिए जो 0.75 देते हैं, ग्रेनुलर्स वाले क्या लेते हैं हम लोग, 0.75 देते हैं। ये क्या है हमारा, शेप पैरामीटर, क्या है हमारा, शेप पैरामीटर। ये म्यू क्या है हमारा, विस्कोसिटी है जो पॉइज में होगा, पॉइज में। एस क्या है हमारा, स्पेसिफिक सरफेस, जो सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स, सॉइल सॉलिड्स, अगेन सेइंग सॉइल सॉलिड्स, स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। टी क्या है, टर्टोसिटी है, जो बताता है एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूजन को, ठीक है ना। टीयू आर टीयू होता है, ठीक है ना, TUOSITY। सो वाइड रेशियो ऑफ द सॉइल हमारा डिपेंड कर रहा है, ड्यूरेशन ऑफ फ्लो डिपेंड नहीं कर रहा है। इक्वेशन इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ द सॉइल ग्रेन पे डिपेंड कर रहा है, क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक सरफेस है जो सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। शेप ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है, शेप पैरामीटर है। सो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो है हमारा ड्यूरेशन ऑफ फ्लो पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इजीनेस ऑफ फ्लो पे डिपेंड करता है, कितने आसानी से पानी पास कर रहा है, उसको बोलते हैं परमेबिलिटी। नेक्स्ट है सॉइल मोस्ट ससेप्टेबल टू द लिक्विफेक्शन आर सैचुरेटेड डेंस सैंड। डेंस सैंड पे नहीं होता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ शियर स्ट्रेंथ रह जाता है, ठीक है ना। Saturated fine and medium sands of uniform particle size. Yes, it's the correct answer. कैसे हो रहा है बता रहे हैं। क्ले पे होगा नहीं, क्योंकि उसमें क्ले पे क्या होता है कि अगर आपका सिग्मा डैश इज इक्वल टू सी डैश प्लस टाउ डैश इज इक्वल टू सिग्मा डैश tan phi डैश। अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर क्ले होगा तो उसका फाई डैश 0 होगा, तो टाउ डैश का हर समय सी डैश जो है, तो सी डैश क्या हमारा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी सॉइल का, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो कभी भी इसका शियर स्ट्रेंथ 0 नहीं हुआ क्ले का, ये होगा नहीं, ठीक है ना। सैचुरेटेड ग्रेवल्स एंड कॉबल्स इज नॉट कंसीडर्ड एज सॉइल, तो ये भी सॉइल नहीं होगा हमारा आंसर क्या हमारा बी है। ध्यान रखिएगा, टाउ डैश जो होता है हमारा सी डैश प्लस सिग्मा डैश tan phi डैश होता है हमारा, ये अगर 0 हो गया हमारा, तो टाउ डैश जो हो गया हमारा वो सिग्मा डैश tan phi डैश आ गया हमारा। अब ध्यान रखिएगा, अगर आपका अर्थक्वेक होता है, क्या होता है हमारा, अर्थक्वेक होता है, अगर आपका अर्थक्वेक हो रहा है या ऑसिलेटरी फोर्स काम कर रहा है, अर्थक्वेक हो रहा है या ऑसिलेटरी फोर्स काम कर रहा है। अगर आपका अर्थक्वेक आ रहा है या ऑसिलेटरी फोर्स काम कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, आपका सडन आएगा, और सडन के समय क्या होगा, एडिशनल पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। क्या होगा हमारा, एडिशनल पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, जो कौन लेगा हमारा,
बोलेगा? कौन बोलेगा? वाटर। ऑब्वियस सी बात है। अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा हमारा? घटेगा। अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा हमारा? घटेगा। यहां लिख देता हूं, अफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा हमारा? घटेगा। सिग्मा डैश जो हुआ हमारा वो क्या हो गया? सॉरी, टाउ डैश जो हुआ हमारा वो क्या हो गया? सिग्मा डैश माइनस यू डैश tan phi डैश। गॉट इट? ठीक है ना? अगर मैं अगर हमारा ये जेड है, ये जेड है हमारा, और वाटर लेवल यहां पहुंच गया, तो ऑब्वियसली सी बात है कि सिग्मा डैश क्या हो गया? गामा जेड डैश, सॉरी सॉरी, गामा डैश जेड, और यू डैश क्या हो गया? एडिशनल पोर वाटर प्रेशर डेवलप कर रहा है, तो एडिशनल पोर वाटर प्रेशर का जो इक्विवेलेंट कॉलम ऑफ हेड ऑफ वाटर है वो मान लेते हैं एच। एडिशनल पोर वाटर प्रेशर का ड्यू टू अर्थक्वेक और ऑसिलेटरी फोर्स दैट इज सडन, जो एडिशनल पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा स्टैटिक लेवल से ऊपर, उसका मान लेते हैं इक्विवेलेंट कॉलम ऑफ हेड ऑफ वाटर एच। सो दैट विल बी व्हाट? एच गामा डब्ल्यू tan phi डैश। ठीक है ना? हो सक ठीक है, हो सकता है कि हमारा बढ़ते 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 ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ जाए हमारा? सेम। हो सकता है ये वैल्यू और वो वैल्यू क्या आ जाए? सेम। तो एच हमारा क्या? एक्स्ट्रा पोर वाटर प्रेशर है। तो ऑब्वियसली सी बात है जब ये दोनों और ये दोनों सेम हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉइल जो है वो लिक्विड की तरफ फ्लो करेगा। सो ऑब्वियसली सी बात है कि जो सॉइल ऑसिलेटरी मोशन या अर्थक्वेक के कारण अगर आपका अपना शियर स्ट्रेंथ लूज कर दे रहा है ड्यू टू additional build up of pore water pressure, then that is known as what? Then that is known as liquefaction of soil। और ध्यान रखिएगा यही कारण है कि हम लोग जब भी डिजाइन करते हैं तो आई हर समय क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो से कम रखते हैं। अगर आपका आई आईसीआर से ज्यादा है, आई आईसीआर से ज्यादा, आईसीआर मतलब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और फिर सडन शियर स्ट्रेस हो रहा है, सडन शियर स्ट्रेस लग रहा है, सडन शियर स्ट्रेस लग रहा है, सडन शियर स्ट्रेस लग रहा है, उस केस में जब सडन शियर स्ट्रेस लगेगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम कम होगा, और एडिशनल पोर वाटर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। और जब आपका वॉल्यूम कम हो रहा है और एडिशनल पोर वाटर प्रेशर बढ़ रहा है, तो कुछ समय के लिए मोमेंटरली फॉर द टाइम बीइंग सॉइल क्या होगा हमारा? अपना शियर स्ट्रेंथ लूज कर देगा, और वो किसकी तरह बिहेव करेगा? लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। सो दैट इज नोन एज व्हाट? लिक्विफैक्शन। और इट जनरली हैपेंस विद saturated fine and medium sand of uniform particle size। saturated fine and medium sand of, क्योंकि dense sand रहेगा उसके बीच क्या होगा हमारा? उसके बीच वाइड, क्योंकि आपका जो वाइड रेशियो है वो बहुत, वॉल्यूम वाइड रेशियो बहुत कम होगा, और वी कैन से दैट आपका जो पार्टिकल्स अरेंजमेंट है वो बहुत क्या है? क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है। ठीक है ना? क्लोजली पैक्ड है। तो एक तरह से वहां एक क्या आएगा? वर्चुअल, हम लोग बोल सकते हैं सिनोनिम्स टू वर्चुअल कोहेसिविटी। एक्चुअल में नहीं होगा क्योंकि बहुत डेंस सॉइल है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा? वो स्टिफ क्ले की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट, एक्जिट ग्रेडियंट ऑफ द सीपेज वाटर थ्रू ए सॉइल। एक्जिट ग्रेडियंट ऑफ द सीपेज, देखिए एक्जिट ग्रेडियंट पूछ रहा है। एक तरह से एक्जिट ग्रेडियंट क्या है हमारा? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की तरह ही है, लेकिन कहाँ है? जहां जैसे मान लीजिए ये आपका अगर अप स्ट्रीम और ये डाउन स्ट्रीम है, अगर हम फ्लो लाइंस बनता है हमारा, ठीक है ना? फ्लो लाइंस बनता है तो यहाँ हम इस यहां से जब यहां जाते हैं तो जो हेड लॉस होगा हमारा और जो लेंथ ऑफ फ्लो है, इसी को क्या बोलते हैं? एग्जिट पॉइंट पे, एग्जिट ग्रेडियंट। ठीक है ना? कैसे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, लेकिन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहाँ? एट द एग्जिट ऑफ द डाउनस्ट्रीम और एट द टॉप। स्लोप ऑफ फ्लो लाइन और स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन,
अगर मैं स्लोप ऑफ फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन की बात करता हूँ तो इसका रिलेशन किससे है? स्ट्रीम फंक्शन से और वेलोसिटी फंक्शन से, जो आपको डीडीए जेई लेवल पर नहीं पढ़ना। वेलोसिटी पोटेंशियल जो आपको जेई लेवल पे नहीं पढ़ना है। रेशियो ऑफ टोटल हेड अपॉन लेंथ ऑफ सीपेज। टोटल हेड नहीं होना चाहिए, टोटल हेड लॉस होता। अगर रेशियो ऑफ टोटल हेड लॉस along the length of seepage तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये भी गलत है। और रेशियो ऑफ द हेड लॉस टू द लेंथ ऑफ द सीपेज, हेड लॉस, यस, इट इज कॉल्ड एक्जिट ग्रेडियंट। इट इज कॉल्ड व्हाट? एक्जिट ग्रेडियंट। गॉट इट? नेक्स्ट है फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस मीट ईच अदर एट, ये तो पता है, ये 90 डिग्री पे होता है हमारा। Widespread is announcing 1 year live online, 1 year live online and 2 year live online for sincere and passed out students. 1 year live intensive classroom program, that is live online. Integrated learning program for ESE, GATE, SSC, JEE. Will cover, हम लोग यहाँ पेपर 1 पेपर 2 दोनों कवर करेंगे। So पूरी टीम है फैकल्टीज की, in which we have also bureaucrats in our family. Family means widespread family. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? प्रॉक्टर टेस्ट ऑफ सॉइल इज कैरिड आउट टू फाइंड। श्रिंकेज लिमिट के लिए हम लोग श्रिंकेज टेस्ट लेते हैं, ये तो होगा नहीं प्रॉक्टर टेस्ट। श्रिंकेज लिमिट हमारा इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल से लिमिटेड है और यहाँ हम लोग श्रिंकेज लिमिट के लिए हम लोग यूज नहीं करते हैं प्रॉक्टर। शियर कैपेसिटी के लिए हम लोग शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल मेजर करते हैं। मेजर करने के लिए वेन शियर टेस्ट, डायरेक्ट शियर टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट, ट्राइक्सियल टेस्ट, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ऑब्वियसली ये सही है। क्यों? क्योंकि गामा डी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो कॉम्पैक्शन के लिए हमें चाहिए वो फाइंड आउट करते हैं प्रॉक्टर रिलेटेड टेस्ट से। और लिक्विड लिमिट गलत है, लिक्विड लिमिट के लिए कैसेग्रांडे टेस्ट यूज करते हैं, कोन पेंट्रोमीटर टेस्ट यूज। नेक्स्ट है द फ्रेटिक लाइनिंग एंड अर्थ डैम। द फ्रेटिक लाइन क्या होता है? टॉप लाइन, दैट इज लाइन व्हिच इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर, जहां प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। प्रेशर क्या होता है हमारा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थ डैम जो पता है, अर्थ डैम में क्या होता है हमारा? ये आपका फिल्टर्स होता है, तो ये आपका क्या है? अपस्ट्रीम है, ठीक है ना? ये क्या है हमारा? अपस्ट्रीम है। ये जो टॉप लाइन है हमारा, इसे क्या बोलते हैं? फ्रेटिक लाइन। एक तरह से इक्विपोटेंशियल लाइन होता है हमारा, क्योंकि पूरा सरफेस एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर है। यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं? कॉजनी इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये x होता है और ये क्या होता है हमारा? z। तो हमें इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं, क्या इक्वेशन होता है? अगर गेट के लिए प्रैक्टिस रीच होता है तो यहाँ आपको शो करते हैं कि कैसे इक्वेशंस आता है जो हम पैराबोलिक बताता है, ठीक है ना? इसका आंसर क्या आएगा? पैराबोलिक। क्या आंसर आएगा हमारा? पैराबोलिक। गॉट इट? कॉस्मिक पैराबोलिक इक्वेशन ही बोलते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क में न्यू, ठीक है ना? न्यू मार्क्स हो influence chart for a stress distribution there are 10 concentric circles and 50 radial lines। मतलब कहने का कि ऐसा जो सर्कल्स है वो कितना है हमारा? वो कितना है? 50। लाइंस कितना है हम लोग का? लाइंस है, सॉरी 10 कंसेंट्रिक है, कितना है? 10। और लाइंस कितना है ऐसा? 50। इसमें यूनिट निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, एरिया जो कवर होता है हमारा को बोलते हैं क्या? 1 यूनिट। तो ऐसा अगर सर्कल हमारा 10 है तो 10 हो गया, और ऐसा अगर लाइन 50 है तो 10 इंटू 50 हो गया। क्या हो गया? 10 इंटू 50 क्या हो गया हमारा? 10 इंटू 50। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला तो है ही हमारा, लेकिन इसको समझिए कि ये हमारा क्या है? ऐसा हमारा ऐसा देखिए, ऐसा हमारा क्या है? ऐसा हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल कितना है? 10, ठीक है? कितना हमारा?
10 और ये कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 सॉरी 50। तो एक यूनिट एरिया जो होता है हमारा दो कंसेक्यूटिव रेडियल लाइंस के बीच का जो एरिया ऑक्युपाइड है एक ये 2 3 ऐसा कितना आएगा ऐसा करके आएगा 10 और ऐसा डिवीजन कितना है 50। तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा हमारा जो इन्फ्लुएंस ठीक है ना IF जो होगा हमारा वो हम बोल सकते हैं 1/m इंटू एम। m क्या है हमारा नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। m क्या है नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल और n क्या है नंबर ऑफ रेडियल लाइंस। 1/10 इंटू 50 ठीक है ना कितना है 0.000 एक मिनट 10 इंटू 50 सॉरी ये कितना आया हमारा 1/500 0.2 डिवाइड बाई 100 दैट्स इक्वल टू 0.002 आंसर आ जाएगा। कितना आ गया 0.002। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। नेक्स्ट है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए कंसोलिडेटिंग मीडियम विथ सिंगल ड्रेनेज। क्या बोल रहा है हमारा यहाँ सिंगल ड्रेनेज to undergo 90% of its primary consolidation settlement was estimated as 36 years। अब बोल रहा है all other conditions remain same, that means जो degree of consolidation है वो remain same रह रहा है। estimate the time required if medium has double drainage। तो पता है कि TV जो होता है हमारा वो क्या होता है CVT upon D square। TV क्या है टाइम फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन that is defined with the bifurcation degree of consolidation that is equal to 60%। CV क्या है coefficient of consolidation। T क्या है time for attaining that degree of consolidation और D क्या है drainage path depends upon single drainage और double drainage। double drainage के लिए D/2 लेते हैं हम लोग H/2 लेते हैं। So बोल रहा है क्या कि conditions remain same, it means degree of consolidation remains same, so it means it remains same। CV same, so what I am getting T1 upon T2 that's equal to D1 square upon D2 square। So T2 we need to get T1 into D2 square D2 क्या हो गया भैया D2 हमारा D1/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय D1 स्क्वायर। सो ऑब्वियसली सी बात है कितना हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 4 दैट्स इक्वल टू 9 इयर्स। दैट्स इक्वल टू व्हाट 9 इयर्स। तो आंसर क्या आ गया हमारा। नेक्स्ट है ड्रेन कंडीशंस आर प्रॉपर्ली कंट्रोलिंग। ड्रेन कंडीशंस पता ही है कि ड्रेनेज के बेसिस पे तीन कंडीशंस होते हैं यूयू कंडीशंस सीडी कंडीशंस और सीयू कंडीशंस। सो डायरेक्ट शियर टेस्ट में हमारा ड्रेनेज को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट क्या हमारा ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट। ट्राई एक्सियल शियर टेस्ट में ही ड्रेन कंडीशंस प्रॉपर्ली कंट्रोल होता है तीनों कंडीशन तो सीडी यू और सीयू कंडीशन। वेन शियर टेस्ट में क्या होता है हमारा बेसिकली ध्यान रखिएगा जो वेन शियर टेस्ट होता है हमारा वो डिटरमाइन करते हैं अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ फॉर अनड्रेन्ड साफ साफ मेंशन है अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल ठीक है ना और वी कैन से दैट अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ एक से बोल सकते हो नॉन फिशर्ड क्रैक्स नहीं होना चाहिए नॉन फिशर्ड fully
नॉन फिशर्ड फुल्ली सैचुरेटेड क्ले, नॉन फिशर्ड फुल्ली सैचुरेटेड क्ले के लिए यूज करते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट, क्योंकि यहाँ साफ साफ है अनट्रेंड। तो कंट्रोल कंट्रोल हम लोग करते हैं ट्राइएक्सियल टेस्ट में ही, बेटर वे में, एफिशिएंट वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए एक न्यूज है और नोटिफिकेशन भी है। जो बच्चे बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग या डिप्लोमा कर चुके हैं, या बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज से इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कर चुके हैं, उनके लिए वाइज प्रेप और एनजीओ गौरव सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, GSWF वाइज प्रेप स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत आपको 100% स्कॉलरशिप मिलता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ ESE गेट और PSH, जिसमें आपका लाइव क्लासेज, बुक मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज सब एनजीओ के द्वारा स्पॉन्सर होगा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ वाइज प्रेप। सो फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 8294391673, 8294391673। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट शियर टेस्ट में प्रोविंग रिंग का क्या यूज होता है? प्रोविंग रिंग का यूज होता है, ध्यान रखिएगा, प्रोविंग रिंग ये दिख रहा है आपको यहाँ, ये प्रोविंग रिंग दिख रहा है, ये बेसिकली शियर फोर्स मेजर करता है, ये दिख रहा है ना, ये प्रोविंग रिंग। यहाँ क्या होता है हमारा, आपका स्प्लिट एक्शंस होता है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लोड लगाते हैं, क्योंकि हम प्री डिफाइंड फेलियर होता है हमारा किसमें, डायरेक्ट शियर टेस्ट में। तो जब शियर एक्शन, शियर लोड होगा, शियर एक्शन होगा, तो शियर एक्शन कौन मेजर करेगा, प्रोविंग रिंग, ठीक है ना, प्रोविंग रिंग मेजर करता है। यहाँ प्रेशर पैड भी लगा रहता है, जिसके थ्रू हम हॉरिजॉन्टल लोड को ट्रांसफर भी करते हैं। नेक्स्ट, यूजफुल मेथड ऑफ फाइंडिंग द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट सेंसिटिव क्ले, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉफ्ट सेंसिटिव क्ले, ध्यान रखिएगा क्या है, सॉफ्ट, सॉफ्ट पहले ही मेंशन है, सॉफ्ट सेंसिटिव क्ले। बेसिकली आपका जो पहला है कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, क्या हमारा कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, इसको डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट भी बोलते हैं, जो दो होता है, स्टैटिक और डायनामिक। यहाँ हम लोग ग्रेवल्स के लिए यूज करते हैं, और बोल्डर्स, और हम लोग ग्रेवल्स के ऊपर अगर जाते हैं तो बोल्डर्स के लिए यूज करते हैं डायनामिक, जिसमें हैमरिंग करते हैं। तो यहाँ साफ साफ बोल रहा है सॉफ्ट सेंसिटिव क्ले और यूजफुल मेथड। So although we can use this cone penetration test for soft sensitive clay, but it can also be used for gravel also. तो ये ऑप्शन हो सकता है। Let's decide the best one. SP test, standard penetration test. ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट से हम लोग अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल निकालते हैं। साथ साथ कोहेसनलेस सॉइल के लिए भी मेनली यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, कोहेसनलेस सॉइल के लिए, कोहेसनलेस सॉइल के लिए यूज करते हैं, which cannot be sampled, which cannot be sampled, क्लियर है ना। और साथ साथ रिलेटिव डेंसिटी और एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस निकालने के लिए, रिलेटिव डेंसिटी और एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस निकालने के लिए, गॉट इट। सो ये भी हमारा हो सकता है शियर स्ट्रेंथ, क्योंकि हम अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। टेंशनल शियर स्ट्रेस पढ़ना नहीं है हम लोग को, पढ़ना नहीं मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है टेंशनल शियर स्ट्रेंथ, शियर टेस्ट, क्या टेंशन अप्लाई करते हैं, और टेंशन अप्लाई करना सॉइल में, फिर सॉइल ऑलवेज फिल्ड बाय शियर एक्शन, व्हेन शियर टेस्ट, व्हेन शियर टेस्ट। सो व्हेन शियर टेस्ट के लिए यूज करते हैं हम लोग सॉफ्ट सेंसिटिव क्ले सॉइल। तो आउट ऑफ दिस ए, बी और सी, व्हाट आई एम गेटिंग कि सॉफ्ट सेंसिटिव सॉइल के शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जो बेस्ट वन है, जो मोस्ट यूजफुल है, वो क्या है, व्हेन शियर, क्या हमारा
टेस्ट। लेकिन ये गेट के क्वेश्चन में आएगा मल्टीपल सिलेक्ट में ए बी सी तीन ऑप्शन। नेक्स्ट रैंकाइन्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही आता है। assumes that back of the soil is, इसका सबसे पहले जो assumption है वो समझिए। assumption क्या क्या है? assumption क्या क्या है? पहला बोलता है कि जो soil mass homogeneous है और सेमी इनफिनाइट। पहला क्या बोलता है? soil mass जो है हमारा होमोजीनियस है और सेमी इनफिनाइट है। सेकेंड क्या बोलता है हमारा कि भैया जो सॉइल होगा वो ड्राई होगा और साथ साथ कोहेजनलेस होगा। ऑल दो कोहेसिव सॉइल के लिए रैंकाइन्स एप्लीकेबल है, लेकिन उसमें हम लोग एक्टिव में टेंशन क्रैक आ जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली सॉइल रैंकाइन्स एजम्पशन जो हमारा दिया गया था शुरू में, उस ड्राई और कोहेजनलेस सॉइल के लिए दिया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसका जो ग्राउंड सरफेस है वो प्लेन है। प्लेन मतलब वर्टिकल भी हो सकता है ग्राउंड सरफेस और इंक्लाइंड भी, ठीक है ना। वर्टिकल भी होगा और हमारा इंक्लाइंड भी होगा हमारा। बैक ऑफ द वॉल या रिटेनिंग वॉल जिसको बोलेंगे, बैक ऑफ रिटेनिंग वॉल वो क्या है? स्मूथ और वर्टिकल। फ्रिक्शन हम लोग नेगलेक्ट करेंगे वॉल और सॉइल के बीच। फ्रिक्शन क्या करेंगे? नेगलेक्ट करेंगे। स्मूथ और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है ना। सॉइल जो हम लोग एज्यूम करेंगे वो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में, सॉइल इज इन प्लास्टिक equilibrium, that is at the verge of failure. So obviously क्या होगा? vertical and smooth, vertical and smooth. Next is contact pressure for a rigid footing resting on a clay at the edge. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछता है, इसका मैं तरीका बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं रिजिड फुटिंग का, तो रिजिड फुटिंग में दो आता है, क्ले आता है और क्या आता है हमारा? सैंड। सिल्ट भी आता है, हम सिल्ट को लेके नहीं चल रहे, ठीक है ना। सिल्ट को लेके हम नहीं चल रहे, क्ले आता है। रिजिड फुटिंग में हर समय ध्यान रखना है आपको, सेटलमेंट जो होगा हमारा यूनिफॉर्म होगा। सेटलमेंट क्या होगा हमारा? यूनिफॉर्म होगा, ठीक है ना। अब हम क्ले की बात करते हैं, तो अगर आप देखिएगा कि सेटलमेंट यूनिफॉर्म है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका ये जो है हमारा ये सेटलमेंट क्या है? यूनिफॉर्म आया, क्या है? यूनिफॉर्म। और इस केस में जो कांटेक्ट प्रेशर होता है हमारा वो इन्वर्टेड डिस्क की तरह होता है, सी फॉर्म होगा, सी से क्ले और ये सी। तो हम क्या देख रहे हैं कि कोहेसिव सॉइल में जो आपका एंड्स पे क्या है? मैक्स है और सेंटर पे क्या है? मिनिमा, ठीक है ना। अगर मैं सैंड की बात करता हूं, यहां भी सेटलमेंट क्या आएगा हमारा? सेम। सेटलमेंट क्या आएगा हमारा? यहाँ भी सेटलमेंट क्या आएगा? सेम। और यहाँ हमारा जो यूनिफॉर्म प्रेशर आएगा हमारा वो क्या आएगा? डी के फॉर्म में। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि सेंटर पे मैक्स है और एंड्स पे क्या है? जीरो। कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड्स पे। तो अगर मैं यहाँ एच की बात करता हूँ तो एच पे मैक्सिमम है, ये ऑप्शन गया और जीरो तो होगा नहीं, आंसर क्या आएगा? सी। एक और जान लीजिए, इसमें फ्लेक्सिबल भी अगर पूछता आपसे, अगर मैं फ्लेक्सिबल की बात करता हूं तो फ्लेक्सिबल में हमारा क्या आएगा? कांटेक्ट प्रेशर हमारा हर समय यूनिफॉर्म होता है। कांटेक्ट प्रेशर क्या होगा हमारा? यूनिफॉर्म।
अब जब आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि कॉन्टैक्ट प्रेशर यूनिफॉर्म होगा तो इसमें भी क्ले आ रहा है और क्या आ रहा है, सैंड। अगर मैं फुटिंग की बात करता हूं तो आपका कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या हो गया हमारा, सेम। कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या हो गया, सेम। लेकिन जो यहां इसका हमारा सेटलमेंट होगा हमारा, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल है ना। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या बोला आपको, ध्यान रखिएगा। हाँ, फ्लेक्सिबल फुटिंग में कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होता है हमारा, यूनिफॉर्म। तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये इसका कॉन्टैक्ट प्रेशर कैसा होगा, यूनिफॉर्म, है ना। इसका मतलब कॉन्टैक्ट प्रेशर क्ले में मैक्सिमम कहाँ है, सेंटर पे, एंड्स पे क्या है हमारा, डिफ्लेक्शन, जीरो। और कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या है हमारा, यूनिफॉर्म, मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं इसका, सैंड का, अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं सैंड्स का तो ऑब्वियसली से बात है रिफ्लेक्शन कैसा होगा, सेंटर पे क्या होगा हमारा मिनिमम, एंड्स पे क्या होगा मैक्सिमम। इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या आएगा, यूनिफॉर्म आना चाहिए। ये क्या रहा हमारा, कॉन्टैक्ट प्रेशर रहा हमारा। तो ये किसका रहा, फ्लेक्सिबल का, जो मैंने एडिशनल बता दिया है। तो आपके सॉइल मैकेनिक्स के थीमेटिक सीरीज फॉर डीडीए जेई 2023 ही कंप्लीट होता है। सो हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र जो एएससी, एसएससी, जेई, गेट और पीएसयू की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए एनजीओ गौरव सोशल वेलफेयर फाउंडेशन वाइस प्रेप में तैयारी के लिए 100% स्कॉलरशिप दे रहा है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर 8294391167। So thanks for watching our video, and if you like this video, make sure to subscribe for. So tomorrow we are coming with the series 2 for this course, for this program, mastering DDA 2020. Stay tuned. Wishing you good luck. Thank you.